7वीं कक्षा में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमने पिछले कालांश में सामाजिक व राजनीतिक जीवन इसके पहले पाठ के समानता क्या है और मताधिकार की समानता इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। साथ ही साथ कांता के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि कांता किस प्रकार का कार्य करती है, घरेलू कामकाज करके वो अपना आजीविका चलाती है, लेकिन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में उसे भी समानता मिलती है। और उसके अलावा उसके मन में यह था कि भाई समानता मुझे मताधिकार के समय मिलती है, लेकिन ऐसी भी कुछ उसके मन में शंका थी। उसे लगता है कि केवल मताधिकार की समानता उसे नहीं मिलती, इसके अलावा अन्य प्रकार की कुछ ऐसी असमानताएं हैं जो उसके मन में घर कर रही थी। तो कांता के मन में क्या क्या था, उस कांता के मन में किस प्रकार की असमानता थी, या कांता समानता के बारे में शंका करने के लिए कांता के पास क्या कारण थे। उनमें से कांता का झोपड़पट्टी में रहना और उसके पीछे गंदे नाले का होना, और काम के लिए आवश्यक कार्य हेतु वो छुट्टी भी नहीं ले सकती, और फिर अपनी बीमार बच्ची के लिए सरकारी अस्पताल में लंबी लाइन लगाना, ये सब जो असमानताएं कांता को लग रही थी, उसे लगता है कि यह केवल गरीब वर्ग के लिए है, अन्य अमीर लोगों के लिए इस प्रकार की असमानता का उन्हें सामना नहीं करना पड़ता। अब हम अन्य प्रकार की असमानताएं क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। तो अभी हमने चर्चा की कि कांता बहुत से उन लोगों में से एक है जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं, लिए मताधिकार तो प्राप्त है, लेकिन दैनिक जीवन में कार्य करने की स्थितियां समानता से बहुत दूर हैं। तो निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। तो इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी, और पिछले कालांश में मैंने बताया भी था कि 2 ऐसी घटनाएं आएगी जिससे ये सिद्ध होता है कि इस प्रकार की असमानताएं पाई जाती हैं। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जातिगत यानी जाति के आधार पर अव्यवस्था करना या जाति के आधार पर किसी के साथ न्याय नहीं करना। तो जातिगत पहचान बहुत छोटी उम्र में हो जाता है, और ये जानते हैं अपन कि अपन शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शहर के लोग जात पात में विश्वास नहीं रखते, लेकिन शहर के लोगों में भी कभी कभार जात के आधार पर, जात पात के आधार पर इस प्रकार का भेदभाव या इस प्रकार की सोच जो होती है वह पाई जाती है। अब हम पढ़ते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी कि जो कि एक दलित थे, यानी पिछड़ी जाति के थे। और दलित शब्द जो होता है वह कुचला हुआ या टूटा हुआ जिसे कहते हैं, और नीची कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए या स्वयं को पहचान में लाने के लिए, अपने आप को कहलाने के लिए दलित शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और दलित इसलिए करते हैं क्योंकि उनके साथ बहुत पहले से ही भेदभाव होता आ रहा है और आज भी हो रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जिनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव हुआ था, स्वयं एक दलित लेखक थे, और उन्होंने अपनी आत्मकथा जूठन में उन्होंने लिखा था कि जब वो स्कूल में पढ़ते थे उस समय उन्हें दूसरों से दूर बैठना पड़ता, और वह भी ज़मीन पर। बैठने की चटाई छोटी पड़ जाती, कभी एकदम उनको पीछे भी बैठना पड़ता, बोर्ड पे अक्सर उनको धुंधले दिखते, कभी कभी बिना कारण अध्यापक जी पिटाई भी कर देते। और जब एक बार जब ओम प्रकाश वाल्मीकि कक्षा 4वीं में थे, उस समय प्रधानाचार्य जी ने ओम प्रकाश वाल्मीकि से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा, और उन्होंने कहा, या वे लिखते हैं अपनी आत्मकथा जूठन में, कि लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिन्हें साफ करने में मेरी कमर दर्द करने लगी थी। क्यों हुआ था ऐसा? क्योंकि वे दलित थे, छोटी जाति के थे। बाकी सब बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और ओम प्रकाश वाल्मीकि झाड़ू निकाल रहे थे। हेडमास्टर जी जो थे वह अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी भी पीने नहीं दिया और पूरा दिन झाड़ू लगाता रहा। सब जगह खिड़कियों में से, दरवाज़ों में से और अन्य अध्यापकों में से
सबकी आंखें किस पर देख रही थी? मुझे झाड़ू लगाते हुए तमाशे की तरह मुझे देख रही थी। ओम प्रकाश वाल्मीकि कहते हैं, अगले 2 दिनों तक मैंने इसी प्रकार का कार्य किया। और जब उधर से गुजरते हुए उनके पिता ने जब उनको देखा तो उन्होंने शिक्षकों से इस प्रकार कहा कि अध्यापक जी हो, इसलिए ध्यान रखना, याद रखिए ये यही पढ़ेगा इसी मदरसे में और यूँ इसके बाद आएगा, इस प्रकार से कार्य आप उससे नहीं करवा सकते। और दूसरी घटना जो कि श्री व श्रीमती अंसारी के बारे में है। श्री व श्रीमती अंसारी जिनके धर्म के आधार पर जिनके साथ भेदभाव किया गया, और अभी अपन ने चर्चा की थी जातिगत व्यवस्था, और अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो धर्मगत व्यवस्था, यानी धर्म के आधार पर व्यवस्था, जिसका संबंध श्री व श्रीमती अंसारी के आधार श्री व श्रीमती अंसारी के साथ हुआ था। जब श्री व श्रीमती अंसारी जो कि मुस्लिम जाति से संबंध रखते हैं, वे जब अपने शहर में किराए का मकान लेना चाहते थे तो प्रॉपर्टी डीलर के पास जाकर के उन्होंने अपने किराए के मकान के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर ने उनको मकान दिखाए, और मकान दिखाने के बाद मकान दोनों दंपति को अच्छा भी लगा, और मकान मालकी ने जब उनके नाम सुने तो उन्होंने उस प्रॉपर्टी डीलर को यह कह दिया, या यूँ कहें कि वे मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता। तो दोनों श्री व श्रीमती अंसारी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि जिस जगह पर इस प्रकार की बातें हो रही थी उसके पास से ही किसी प्रकार से मछली के पकाने की गंध आ रही थी, और उनके सामने जो उनको इसके अलावा वहाँ पर मकान नहीं मिला तो दूसरे और तीसरे मकान भी उनको दिखाए गए, वे उन्हें पसंद आए। तो यही बहाना किसी न किसी रूप से दोहराया गया। इसका अर्थ यह था कि वे दूसरी जाति के लोगों को मकान नहीं देना, दूसरे धर्म के लोगों को मकान नहीं देना चाहते, और यह सुझाव दिया प्रॉपर्टी डीलर में अंत में जब मकान देखे, और केवल यही कारण मिला कि वे उन्हें मकान नहीं दे सकते क्योंकि वे मुस्लिम जाति से या अन्य धर्म से संबंध रखते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि अगर आपको मकान चाहिए तो आप श्री व श्रीमती अंसारी के स्थान पर अपना नाम श्री व श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे तो आपको मकान मिल सकता है। अंसारी दंपति ऐसा करने के इच्छुक नहीं थे। उन्हें लगा कि भैया ऐसा करेंगे तो हमारे धर्म के साथ अन्याय होगा, हम झूठ बोलेंगे, इसलिए उन्होंने कुछ दिन तक मकान नहीं देखने का निश्चय किया, और अंत में जब मकान देखे तो 1 महीने के पश्चात उन्हें मकान और मकान मालकिन मिला, और उन्हें किराए पर मकान देने के लिए वो तैयार हो गए। तो ये हमने 2 घटनाओं के आधार पर देखा कि जाति और धर्म के आधार पर किस किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। यह सीधा सीधा संबंध इसका मानवीय गरिमा से लगाया जाता है। मानवीय गरिमा, तो मानवीय गरिमा को समझने से पहले हमें गरिमा शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि गरिमा होता क्या है। यानी इसका तात्पर्य या इसका आशय अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने से है। यानी अपने आप को और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने कि हमारे मन में उनके प्रति कैसा सम्मान है, उनके साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं। तो जब हम गरिमा की बात करते हैं, मानवीय गरिमा की बात करते हैं, तो वह यह आधार कहता है कि वह हम जब इस प्रकार का व्यवहार करते हैं कि जन्म किस जाति या लिंग या धर्म में हुआ, उच्च वर्ग के या निम्न वर्ग के, इससे कोई संबंध नहीं रखता, लेकिन ऐसा हुआ कि ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ, तो ऐसा व्यवहार करके लोगों ने उनके साथ मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचाई या उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। ओम प्रकाश वाल्मीकि को जाति के कारण झाड़ू लगाने पर शिक्षकों को और छात्रों ने उनके साथ सम्मान को बुरी तरह आहत किया। उन्हें यह महसूस करवाया कि वो विद्यालय में अन्य छात्रों के समान नहीं हैं, उनसे कम हैं। बच्चे होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सके, लेकिन पिता ने जब ऐसा उनको झाड़ू लगाते देखा तो शिक्षकों के सामने विरोध भी प्रकट किया। अंसारी जी श्री व श्रीमती अंसारी को अपना मकान किराए पर देने से मकान मालिक ने जब इनकार किया तब भी उनके सम्मान को ठेस पहुंची थी, क्योंकि उनको लगा कि वह उनके धर्म के साथ चोट कर रहे हैं। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उनके नाम बदलने का सुझाव दिया
तब उनके आत्मसम्मान ने ऐसा करने से रोका जिसका मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, और उन्होंने उस प्रस्ताव को, उस सुझाव को ठुकरा दिया कि वे इस प्रकार से अपना नाम नहीं बदलेंगे, अपना धर्म नहीं बदलेंगे। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दंपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान और गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है। तो आज के कालांश में हमने 2 प्रकार की घटनाएं और उन घटनाओं के माध्यम से किस किस प्रकार का लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है, और ऐसा व्यवहार करके लोग अपने आप को भले कैसे समझे, लेकिन जिनके साथ ऐसा व्यवहार होता है उनके मन को बहुत ठेस लगती है, उनकी गरिमा को चोट पहुंचती है। तो हमें इस प्रकार के व्यवहार से बचना चाहिए।